नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। अब बस चंद घंटों में हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो जाएगी। आज हम ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों से मिलवाएंगे जिन्हें कोरोना का टीका लेने का न्योता मिला है। बात करेंगे किसानों से अटके हुए संवाद की, जिसका और छोर नजर आना बंद हो चुका है। बातों का सिलसिला लंबा होता जा रहा है, लेकिन आज आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे जो बता रही है कि इस आंदोलन में भटकाव कितना आ गया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में जिस सुनामी की चर्चा की जा रही थी, वो अब नजर आने लगी है। ममता से उनके अपने ही छिटक रहे हैं और बंगाल में बयार क्यों बह रही है, इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। फिर आपको डिजिटल डाकुओं की चाइनीज टोली से मिलवाएंगे जो लोन देकर आपके लिए फांसी का फंदा तैयार कर देते हैं। सबसे पहले फिक्र कोरोना की, सदी की सबसे बड़ी महामारी, जिसको लेकर 2 तारीखें हमेशा याद रखी जाएंगी। पहली तारीख 22 मार्च की, जब पिछले साल रविवार को देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था और हमने महामारी की रोकथाम की शुरुआत की थी। दूसरी तारीख 16 जनवरी यानी शनिवार का दिन, जब इस महामारी को मिटाने की शुरुआत होगी। कल सुबह 10:30 बजे से देश भर में 2 स्वदेशी वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी। शुरुआती 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज सरकार की ओर से फ्री दिए जाएंगे। ये ठीक भारत में होने वाले चुनाव की तरह ही होगा। वैक्सीन बूथ पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीके लगाए जाएंगे। जो लोग 5 बजे तक बूथ पर पहुंच जाएंगे उन्हें टीका जरूर लगाया जाएगा और 18 साल से कम उम्र के लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा। चूंकि ये टीका फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिया जाएगा, इसीलिए बाकी लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें टीका कब मिल पाएगा। अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम के जिन 2 टीकों को मंजूरी मिली है, उनके पास 1.65 करोड़ वैक्सीन है, करीब 1 करोड़ 65 लाख, जबकि शुरुआती 3 करोड़ वैक्सीन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ही दिए जाने हैं। यानी बाकी लोगों की बारी इसके बाद आएगी। या तो 3 करोड़ टीके दे दिए जाएंगे या फिर कुछ और कंपनियों के टीकों को मंजूरी मिल जाएगी। तब तक बाकी लोगों को कोरोना से बचकर ही रहना होगा। हाँ, एक बात गौर करने वाली है कि अगर किसी को एक कंपनी का टीका का पहला डोज मिल गया है तो उसको उसी कंपनी का दूसरा डोज भी मिलेगा, किसी और कंपनी का नहीं। इस महामारी से अब तक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब कोरोना की मौत की शुरुआत होने जा रही है। आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो पहला टीका पाने वाले खुशकिस्मत लोगों में से हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बस 13 घंटे बाद कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहले दिन टीका लगवाने वाले कुछ स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद भी कर सकते हैं। कल पहले दिन 3006 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। हर सेंटर पर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। मतलब ये कि कल 3,06,000 लोगों को टीका लगेगा। निश्चित रूप से बड़ा दिन है और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है कल। और मैं विश्वास के साथ सारे देश को कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले उन लोगों को चुना गया है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ी गई जंग में अब तक अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे अहम भूमिका निभाई। कल से शुरू हुए वैक्सीनेशन में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही टीके लगाए जाएंगे। नाक और मुंह अच्छी तरह ढक के रखें आप लोग। इन्हीं लोगों में भोपाल के जेपी अस्पताल के गार्ड हरिदेव भी हैं, जिन्हें भोपाल में सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। पान गुटखा तंबाकू ना खाएं। हरदेव जी, कैसा पहले तो सूचना कब मिली आपको और कैसा महसूस हो रहा है कि पहली वैक्सीन आपको लगने जा रही है? मुझे तो सूचना कल ही मिल गई थी सर, 11, साढ़े 11, 12 बजे के अंदाज में। मैं यहीं ड्यूटी पे था। कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही थी तो मुझे भी ऊपर जाने का मौका मिला। पता चला कि वैक्सीन लगवाना है। लोग डर रहे थे, मगर मैंने आगे बढ़ के कहा कि मुझे लगाइए सबसे पहली वैक्सीन। क्या होता है डर, तो मैंने वैक्सीन के लिए हाँ कर दिया और मुझे वैक्सीन सबसे पहली लग रही है। पटना में सफाई कर्मी राम बाबू और एम्बुलेंस कर्मी अमित कुमार वो व्यक्ति होंगे जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा।
मन में कोई शंका सुबह शंका नहीं, शंका के कोई सवाल उत्पन्न नहीं होती है। आप भाग्यशाली अपने को समझ। हाँ सर, भाग्यशाली समझ। लोगों को क्या कहेंगे, लोगों को, वैसे लोग खास करके जिनको थोड़ा संशय है या संशय पैदा करने की कोशिश की गई है? जो लोगों का दिल में डर है वो अपने दिल से डर निकाल दे। हम सब चल रहे हैं उससे, आप सब भी टीका कर लीजिए। हम सबको भी जैसे टीका कर रहे हैं, हमको बहुत सुविधा बहुत अच्छा उपलब्ध हो रहा है कि हमको इस टीका मिल रहा है। पहला टीका हम सबको अलॉट हुआ है। कल से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए तय प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। टीका सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। पहली डोज मिलने के 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलेगी। वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज दोनों ही एक ही कंपनी का लगाया जाएगा। वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा, मतलब लोग ये तय नहीं कर सकेंगे कि वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन इनमें से कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक है, यानी अगर कोई टीका नहीं लगवाना चाहता है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ये तमाम डॉक्टर, नर्स, ये जो टीम आप हमारे सामने देख रहे हैं, इन्हें कल सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो दी जाएगी। ज़रा इन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। हम उनके कोविड के सामने हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सभी भारतीयों को मेरा इतना ही है कि वैक्सीन लो, सभी को वैक्सीन लेनी है, तो ही हम कोरोना के सामने जीत पाएंगे। पूरे इंडिया के लिए हम लोग तो, हमको खुश नसीब है कि हमको पहली वैक्सीन देने वाले हैं। अब चीज़ें बदली है और कल का दिन बेहद खास है। आप लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? अच्छा लग रहा है, वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना का डर थोड़ा कम हो जाएगा और लेने के लिए थोड़े उत्साहित भी हैं। किसी तरह का डर, भय नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सामने से अपना नाम लिया है वैक्सीन के लिए। हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम हमारे साथ अपने से ही वैक्सीन लेने के लिए, और मैं सबको अर्ज करता हूँ, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को, कि सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। इट्स कम्प्लीटली सेफ। वैक्सीन की 1,65,00,000 डोज यानी देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। हर राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के हिसाब से भेजा गया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में है, जहां पर ये कलाम सभागार है, जहां पर कोविड टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। कोविड टीकाकरण के लिए बाकायदे यहां पर हेल्प डेस्क लगाई गई है, यानी कल जो वैक्सीनेशन होने वाला है, खास करके जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं उनको जो वैक्सीन लगाई जाएगी, उनकी मदद के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके बाद ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया उनका वेटिंग एरिया होगा। पूरे देश की राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। आज जब दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की खेप पहुंची तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ ने तालियां बजाकर वैक्सीन का वेलकम किया। वैक्सीन आ गई है यहाँ पर, कुछ आप बताइए, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार कर रहे थे। वी आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस की वैक्सीन फाइनली वी हैव रिसीव्ड। कितने लोगों की लिस्ट भेजी गई है हॉस्पिटल की तरफ? 100 लोगों की लिस्ट भेज दी गई है। मैसेज चले गए हैं जिन लोगों को? जी बिल्कुल। तो जिन लोगों को कल दी जाएगी वैक्सीन, मैसेज पहुंच गया है, जानकारी सारी दे दी गई है और ग्रिप्स बनाए जाएंगे 15-20 के, और थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा, उनको वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना के टीके के लिए पूरा देश तैयार है, बस अब चंद घंटों का इंतजार है। वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही कोरोना के अंत का आगाज हो जाएगा। कल से जिन लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी उनमें सिर्फ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे। इस लिस्ट में 3 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं। कल से इन्हीं 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पहले फेज की शुरुआत हो रही है। जब इन 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र वालों और 50 साल से कम उम्र वाले हाई रिस्क में आने वाले वो 27 करोड़ लोगों का नंबर आएगा। इन 30 करोड़ लोगों के बाद सामान्य लोगों के लिए वैक्सीनेशन का नंबर आएगा। आम लोगों को वैक्सीन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है कोविन। कल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कोविन को भी लॉन्च करेंगे। आम लोगों को वैक्सीन लेने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे सरकारी फोटो आईडी की जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भेज दिया जाएगा। वैक्सीनेशन की तारीख, समय और जगह जैसी सारी जानकारी होगी। 130 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को सही वक्त पर कोरोना के खिलाफ कवच यानी वैक्सीन मुहैया करानी है। एक और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सबको वैक्सीन की दोनों डोज सही तरीके से और सही वक्त पर मिले। तो देश के नागरिक भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट कर दुनिया के 28 देशों के लिए कराए गए एडलमैन PR ट्रस्ट बैरोमीटर सर्वे 2021 के आंकड़े शेयर करके बताया कि वैक्सीन पर सबसे ज्यादा भरोसा भारतीयों को है। देश के 80% लोग वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन में वैक्सीन को लेकर कुछ आशंकाएं हैं। सबसे ज्यादा आशंका साइड इफेक्ट्स को लेकर है।
जिसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर साफ किया कि इमरजेंसी अप्रूवल पाने वाली कोविशील्ड और कोवैक्सीन हल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, जैसे बाकी वैक्सीन लगने पर कुछ लोगों को होते हैं, जैसे हल्का बुखार हो सकता है, इंजेक्शन लेने वाली जगह पर दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद शरीर में दर्द भी हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लगने के कुछ समय बाद ये हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स खुद ब खुद सही हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मत विश्वास करें। तरह तरह की जो गलत जानकारियां हैं वो भी देने का दुष्प्रयास हो रहा है। जो दोनों वैक्सीन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, उनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी, जो वैज्ञानिक तरीका होता है, उसके माध्यम से उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड। और अब फिक्र किसानों की। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन, लेकिन अभी तक नए कृषि कानून को लेकर गतिरोध बना हुआ है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच ये पहली बैठक थी, जिसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहे। करीब 5 घंटे चली इस मीटिंग में किसान कानून वापसी की जिद पर अड़े रहे, और लेकिन कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि कानून वापस नहीं। किसानों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी उन्हें स्वीकार नहीं, जबकि कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है, और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के, उसमें हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा है? क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा, ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। पहले दिन कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें एक न्याय की आस जगी, और अब हम कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। और सरकार से बातचीत करने के लिए एक पूरा स्टैंड ले रखा है, जिसके ना इस तरफ आना चाहते हैं ना उस तरफ आना चाहते हैं। चाहते क्या? अब सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता 19 जनवरी को होगी। दरअसल किसान आंदोलन के लंबा खिंचने के पीछे असली कारण है सियासत, क्योंकि लंबे समय बाद विपक्ष को एक मुद्दा मिला है जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आज कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इसमें कूद पड़ी। कृषि कानून के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस मनाया, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में राजभवन की तरफ मार्च निकाला, लेकिन सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इन्हें रास्ते में रोक दिया। भोपाल में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर चक्का जाम किया। कोलकाता में भी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने विरोध मार्च किया, और पटना में भी राजभवन तक मार्च निकाला गया और सड़क भी जाम की गई, जिसमें आम लोगों के साथ घंटों तक एम्बुलेंस भी फंसी रही। कुल मिलाकर किसानों को देशव्यापी समर्थन के नाम पर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल बनाने की कोशिश की। दिल्ली में भी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान आंदोलन के 51वें दिन राहुल गांधी खुलकर मैदान में उतरे। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पहले दिल्ली में राजभवन का घेराव करने पहुंचे। खुली गाड़ी में सवार होकर पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये कानून किसान की मदद करने का कानून नहीं है, ये कानून किसान को खत्म करने का कानून है, और अंबानी और अडानी को जो किसान का है वो दिलवाने के लिए कानून बनाए गए हैं।
इसीलिए हम सब किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े होंगे और इन कानूनों को वापस बीजेपी को, सरकार को लेना पड़ेगा। जब तक ये नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। दिल्ली में एलजी हाउस का घेराव करने के दौरान आसमान में काले रंग के गुब्बारे भी उड़ाए गए और इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड को गिराकर राजभवन के पास जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें रोके रखा। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का हौसला हाई हो गया। राजभवन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर पहुंचे, जहां करीब 1 महीने से पंजाब के कांग्रेस सांसद धरने पर बैठे। इसी छोटे से टेंट में राहुल और प्रियंका उन सांसदों के साथ बैठे और किसान आंदोलन पर चर्चा की। भैया माया शब्द सुना है आपने? माया है, माया पूरा का पूरा ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है। और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है। पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे, 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। सुना आपने, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के लिए माया शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब ना तो इन्हें सरकार के कानून पर भरोसा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि राहुल की कथनी और करनी में पर कांग्रेस पार्टी भी हंसती है। उन्हें एक बार फिर अपना पुराना घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि किसान आंदोलन क्यों खत्म नहीं करना चाहते हैं। यहां सवाल उठता है कि आखिर किसान चाहते क्या हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी मांगे थी उनमें से ज्यादातर सरकार ने पहले से मांगी और लोकतंत्र में ज्यादातर मुद्दों का समाधान बातचीत से ही निकलता है। लेकिन यहां किसान उस कानून वापसी की जिद पर अड़े हैं जिसे 130 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधियों ने संसद में बैठकर बनाया। इसी जिद पर देश के किसानों का एक तबका 50 दिनों से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, जिससे प्रतिदिन करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लाखों लोग घंटों ट्रैफिक में फंस रहे हैं। अब यहां गौर करने वाली एक और बात है, कृषि कानून वापसी के साथ ही किसानों की एक और मांग है और वो है एमएसपी पर कानून की मांग। अब हम इस विषय पर किसान और आम लोगों के लिए संपूर्ण विश्लेषण लेकर आए हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर वाकई एमएसपी पर कानून बन गया तो होगा क्या। पचास दिनों से किसानों का संग्राम, कब निकलेगा समाधान। न प्रचंड ठंड का डर, न घातक कोरोना का खौफ, सिर्फ नए कृषि कानून वापसी की हट। न बातचीत से निकल रहा रास्ता, न ही मान रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आखिर क्या चाहते हैं किसान और किस ओर जा रहा है अन्नदाताओं का आंदोलन। यहाँ पहले हम आपको बताते हैं कि किसानों का डर क्या है। किसानों को डर है कि नए कृषि कानून से एपीएमसी एक्ट कमज़ोर होगा, जो मंडियों को ताकत देता है। ऐसा होते ही एमएसपी की गारंटी भी खत्म होने लगेगी और नुकसान किसानों का ही होगा।
कानून लागू होने के बाद कॉरपोरेट खरीदार शुरू में अधिक दाम पर फसल ले सकते हैं, लेकिन 1-2 साल बाद जब एमएसपी का कोई दबाव नहीं होगा तो कॉरपोरेट खरीदार मनमानी करेंगे। तब तक मंडी बंद हो चुकी होगी और किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। किसानों की जिद है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। अब अगर मान भी लीजिए कि कानून रद्द हो जाए और एमएसपी एक्ट बन जाए तो क्या होगा? इसे समझने के लिए पहले हम आपको एमएसपी की ABCD समझाते हैं। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मिनिमम रेट होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा साल में 2 बार की जाती है। दरअसल एमएसपी किसी फसल पर इसलिए लगाई जाती है ताकि किसानों को उनका न्यूनतम दर निर्धारित जो है वो मिल सके। अब जानिए कि एमएसपी कैसे तय होता है और क्यों मंडियों को किसानों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर 23 प्रकार के जिन्सों के लिए एमएसपी तय करती है। इनमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं। पहली बार वर्ष 1965 में हरित क्रांति के समय एमएसपी की घोषणा हुई थी और वर्ष 1966-67 में गेहूं की खरीद के समय इसकी शुरुआत हुई थी। अब उस मंडी व्यवस्था को भी जान लीजिए जिसको लेकर किसानों को डर है कि नए कानून के तहत मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तीनों काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे सरकार बात करे। धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये छलावा है। सरकार की मंशा है कि किसानों को गलत रास्ते पे दरअसल एमएसपी को अमली जामा पहनाती है मंडी प्रणाली। इसके लिए राज्य सरकारों के द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, लेकिन अब किसानों और आढ़तियों को डर है कि जब प्राइवेट खरीदार इन टैक्स से बचने के लिए मंडियों से बाहर खरीद करेंगे तो धीरे धीरे मंडियों का वजूद खत्म हो जाएगा। जबकि खेती किसानी से जुड़ी अर्थव्यवस्था के जानकार नए कृषि कानून की तारीफ कर रहे हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि APMC और एमएसपी की वजह से धरतीपुत्र और धरती दोनों को नुकसान हो रहा है और अगर एमएसपी पर कानून बना तो पूरे देश के किसान इसकी मांग करेंगे। अभी तक जो एमएसपी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से चल रही है। सरकार परिस्थितियों को देख के डिसाइड कर सकती है कि कहां से कितना प्रोक्योर करना है, लेकिन जब आप एक बार इसको कानून बना देते हो तो देश के हर नागरिक का उस पर बराबर का हक हो जाता है। अब हम आगे इसका विश्लेषण करेंगे। पहले यहाँ मंडी व्यवस्था को समझ लीजिए और ये भी जानिए कि मंडी व्यवस्था से देश को कितना नुकसान हो रहा है। देश भर में छोटी बड़ी 6000 से ज़्यादा APMC की मंडियां हैं, जिनमें से 33% मंडियां अकेले पंजाब में हैं। इन मंडियों में एमएसपी पर गेहूं खरीदने पर सरकार को उसके ऊपर मंडी टैक्स, आढ़तिया टैक्स और रूरल डेवलपमेंट सेस के तौर पर अलग से कुछ और पैसा चुकाना पड़ता है। टैक्स की ये पैसे राज्य सरकार के खजाने में जाते हैं। पंजाब में तीनों टैक्स मिलाकर सबसे ज़्यादा 8.5% अतिरिक्त खर्च आता है। हरियाणा में ये अतिरिक्त खर्च 6.5% है, जबकि बाकी राज्यों में ये खर्च 1 से 5% के बीच ही रहता है। कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना बताते हैं कि यहाँ सरकार के सामने कई समस्याएं हैं, जिनमें पहला ये कि सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है और फसलों की खरीद पर एमएसपी भी देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से ज़्यादा होती है। ऐसा दुनिया के किसी भी अर्थव्यवस्था में नहीं होता। हर साल हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर की बात आती है कि प्राइवेट सेक्टर एमएसपी पे खरीदे, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो जाता है और कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद भी भारत में वो सस्ता पड़ता है, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों खरीदेगा महंगे दाम। आपको बता दें कि इन मंडियों की स्थापना किसानों के भले के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इन पर व्यापारियों का कब्जा हो गया। व्यापारी मिलकर मंडियों में आने वाली उपज की कम कीमत तय करने लगे, जिससे व्यापारियों को लाभ होता लेकिन किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में मजबूरी में किसान को विकल्प ना होने के चलते कम कीमतों में ही अपनी फसलें जो हैं वो बेचते हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि इन मंडियों में भारी भ्रष्टाचार होता है और व्यापारी मंडियों को देने वाले टैक्स की चोरी भी करते हैं। इसीलिए कृषि कानून में जो सुधार हुए हैं उससे मंडी और आढ़तियों के एकाधिकार टूटते दिख रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जून के बाद मंडी के बाहर किसानों की उपज की बिक्री तेजी से बढ़ी है, जबकि मंडी में लेन देन 40% तक गिर गया है। जून के महीने में मंडी में रबी की फसल 16 से 80% तक कम पहुंची और इसी के चलते आढ़तिये और बिचौलिए छटपटा उठे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, जबकि इस कानून के तहत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों के अलावा दूसरे विकल्प भी दिए गए हैं ताकि उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। इस किसान आंदोलन से एक बात तो करीब करीब सभी को पता चल गई है कि एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उठाते हैं, जबकि देश के कई प्रदेश इनसे ज्यादा अनाज उपजते हैं। मध्य प्रदेश ने पंजाब से गेहूं उत्पादन का ताज छीन लिया। प्रदेश को 5 बार
कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। ऐसे में एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि अगर वाकई एमएसपी एक्ट बन गया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का ही होगा। की जो प्रोडक्शन है वीट और राइस की वो करीब 18 मिलियन टन है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वीट का, जबकि यूपी का है 32 मिलियन टन वीट में। प्रोक्योरमेंट जो है पंजाब की वो है करीब 12.9 मिलियन टन पंजाब से वीट में, और यूपी से है 3.9। तो यूपी का किसान भी कहेगा कि साहब ये जस्टिस कहाँ हुआ कानून में? जहां पे कम प्रोडक्शन है वहां से आप ज्यादा प्रोक्योर कर रहे हो, हमारे यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन है हमारे यहाँ से कम कर रहे हो। आप इसको प्रोरेटा बेसिस पे क्यों नहीं करते? जिस राज्य में जितना प्रोडक्शन हो उसका 1% जो भी सरकार तय करे, 5%, 10%, 6%, उतना हर राज्यों से हम बराबर बराबर ले लेंगे। अब क्या होगा? अभी जो पंजाब करीब एफपीडीएस के अंदर अभी जो खरीदा जा रहा है वो खरीदा जा रहा है 12 मिलियन टन, वो घट के पंजाब का हो जाएगा 4.9 मिलियन टन। अगर हम प्रोरेटा बेसिस पे जाए, जस्टिस की बात करें, तो पंजाब का ही नुकसान करीब 8 मिलियन टन का हो जाएगा। तो सुना आपने, अगर एमएसपी पर एक्ट बना तो इसका लाभ बाकी राज्यों को भी मिलेगा और पंजाब हरियाणा को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, अब तक किसान ये समझते हैं कि एमएसपी फायदे का सौदा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बताती है कि एमएसपी से खेती किसानी को नुकसान ज्यादा है। हरित क्रांति के वक्त एमएसपी सिस्टम का उदय हुआ और इसका सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिला। और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां के गेहूं के उत्तम नस्ल ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन पिछले 50 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान एमएसपी पर कानून बनाने की जिद कर रहे हैं। अगर वाकई एमएसपी एक्ट बन गया तो पंजाब और हरियाणा को ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जब लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बना दिया जाए, तो कानून तो फिर सबके लिए है, फिर पंजाब और हरियाणा के लिए थोड़ी बनेगा। फिर तो सबसे ज्यादा फायदा यूपी को है, बाकी राज्यों को है। जो आज लोग एफसीआई को नहीं देते वो भी अपना हक मांगेंगे, और सरकार ये तो कह नहीं सकती कि हम आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। तो पंजाब को ये सोचना होगा कि जो ये डिमांड कर रहे हैं क्या वो लॉजिकल है, क्या वो कोर्ट में आप स्टैंड कर पाएंगे, क्या बाकी राज्यों के किसान जब अपना हक मांगेंगे तो वो पंजाब के फायदे में होगा या नुकसान में होगा। क्योंकि ये बात तो पक्का है कि पूरा 100 मिलियन टन भारत सरकार नहीं खरीद सकती। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरकार ने कानून में किसानों के लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था क्यों बनाई। इसके पीछे वजह यह भी है कि एमएसपी की वजह से किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। कैसे, ये समझिए। एमएसपी के चक्कर में देश के किसान अनाजों का ज्यादा उत्पादन करते हैं। अतिरिक्त अनाज के पहाड़ सरकार और किसान दोनों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। इसे चूहे खाते हैं और बारिश में भी सड़ते रहते हैं, जबकि प्रोटीन युक्त दालें कम उपजाई जाती हैं। इसके अलावा पंजाब के किसान एमएसपी के लिए ही चावल उपजाते हैं, बावजूद इसके कि धान की फसल के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इससे धरती के नीचे पानी का लेवल भी कम होता है और ज़मीन भी खराब होती है। इसके अलावा फसल काटने के बाद पराली जलाने से इसका धुआं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाता है। जबकि एमएसपी का लालच न हो तो किसान चावल की जगह ज़्यादा कीमत देने वाली दूसरी फसल उगा सकते हैं। अब यहाँ आपको चीन की खेती के उदाहरण के जरिए इसका फ़ायदा समझाते हैं। चीन में भारत की तुलना में कृषि योग्य जमीन आधी है, जबकि वो भारत से 2 गुनी फसल पैदा करता है। यहाँ समस्या ये भी है कि 80% भारतीय किसान 2 हेक्टेयर से कम के मालिक हैं। ये वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग और ज़्यादा मूल्य वाली फसलों को उगाकर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूंजी और तकनीक के तालमेल की ज़रूरत है। इसलिए सरकार ने नए कृषि कानून में किसानों को एमएसपी और मंडी के इतर कायाकल्प वाला विकल्प सुझाया है। अब तक आपने ये जाना कि किसान एमएसपी पर अपने अनाज को मंडियों में पहुंचाते हैं। अब जानिए कि इससे आगे क्या होता है। सरकार अनाज को कैसे खरीदती है, कैसे भंडारण करती है और जरूरतमंदों तक पहुंचते पहुंचते एमएसपी वाला ये अनाज सरकार के लिए कितना महंगा पड़ता है। देश भर की मंडियां जिन फसलों को खरीदती हैं उनमें से गेहूं और धान को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। एफसीआई किसानों से खरीदे इन अनाजों को गरीबों के बीच सस्ती दर पर देती है, लेकिन एफसीआई के पास अनाज का स्टॉक इसके बाद भी बचा ही रहता है। यहाँ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कृषि जगत की सच्चाई समझा रहे हैं। साल 2015 में एफसीआई के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिए शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को मिल पाता है, यानी 94% किसानों को एमएसपी का लाभ कभी मिला ही नहीं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जो व्यवस्था 94% किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, वो भला देश के किसानों को स्थायी संकट से उबारने का जरिया कैसे हो सकती है। इसीलिए सरकार ने 54 साल बाद नया कृषि कानून बनाकर किसानों को आज़ादी मुहैया कराई। हम पहले भी आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा चुके हैं जिसमें किसान नए कृषि कानून के लागू होने के बाद अपनी उपज को एमएसपी से ज़्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। मतलब किसानों को मंडी से बेहतर ओपन मार्केट दिख रहा है। सरकार के सामने इस वक्त जो बड़ी समस्या है वो ये है कि सीएसीपी की रिपोर्ट कहती है कि एफसीआई के गोदाम में गेहूं और चावल मिलाकर सरकार के पास 74.3 मिलियन टन का भंडारण है, जो 41 मिलियन टन होना चाहिए। यानी भारत के पास ज़रूरत से 33.1 मिलियन टन ज़्यादा गेहूं और चावल स्टोर है। मुझे लगता है कि जो जिद हम लोगों ने कर ली एमएसपी की, अगर आप उसको अगले 2-3-4 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। मेरा ये मानना है कि एमएसपी शॉर्टेज जब होती है तब एमएसपी की पॉलिसी ठीक रहती है। आज आपके देश में सरप्लस है। आज ये शॉर्टेज का फॉर्मूला आप सरप्लस में नहीं लगा सकते, तो हमें एमएसपी का अल्टरनेट सोचना होगा ताकि हम किसानों की जो आमदनी है उसको भी सिक्योर कर सकें, वो भी ज़रूरी है, और भारत की जो खाद्य सुरक्षा है उसको भी हम सिक्योर कर सकें। यहाँ सरकार की परेशानी ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के गेहूं को ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के गेहूं से कड़ी टक्कर मिल रही है और भारत के गेहूं की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से निर्यात पर भी काफ़ी असर पड़ा है। आज हमने एमएसपी और मंडी सिस्टम का विश्लेषण इसलिए किया क्योंकि हमें देश के किसानों की फिक्र है, इसीलिए हमने उनको विस्तार से बताने की कोशिश की कि एक कानून, एक सिस्टम जो 54 साल से देश में बना हुआ है और अब जब उससे बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश शुरू हुई है, जब किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो इस बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए। बात बंगाल की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय से जुड़ी खबर आ रही है। शताब्दी रॉय ने कहा कि वो कल दिल्ली नहीं आ रही हैं। शताब्दी रॉय ने यह भी कहा कि उनकी सारी समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और वो अब ममता बनर्जी के साथ ही हैं। शताब्दी रॉय, इनको लेकर बड़ी जानकारी आ रही थी, लेकिन इनकी ये मुलाकात, इस मुलाकात ने सारी चीजें बदल दी हैं ऐसा लगता है। लेकिन आज सुबह पहले एक खबर आई थी कि बीरभूम की सांसद शताब्दी रॉय भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, जिसके बाद उन्हें टीएमसी की तरफ से मनाने की कोशिशें की गई। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि दिन भर की हलचल के बाद शताब्दी रॉय ने जवाब क्या दिया। कल दिल्ली जा रहे हैं, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? मैं बाद में, और आपका डिसीजन क्या होने वाला है, थोड़ा बताइए मुझे। मैं बताऊंगी ना, अभी बताऊं। राजनीति में अंतिम ऐलान जैसी कोई चीज नहीं होती है। शताब्दी रॉय से जुड़ी खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष समेत दूसरे कई बड़े नेता शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बंगाल के 3 सांसद और 41 विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। मीटिंग में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आज शाम तक यह खबर थी कि कल शताब्दी रॉय दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। शताब्दी रॉय आज से पहले आखिरी बार अपने संसदीय क्षेत्र बीरभूम में ही ममता बनर्जी के साथ दिखाई पड़ी थी। कल उन्होंने फेसबुक पर बताया कि पार्टी में दुखी हैं और शनिवार को कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। आज सुबह जब हमने खबर दिखाई तो टीएमसी में हलचल हुई और पार्टी के नेता कुणाल घोष को शताब्दी रॉय के पास भेजा गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, राजनीति में तस्वीर साफ न होते हुए भी संभावनाओं को आधार बनाया जाता है। अमित शाह ने करीब महीने भर पहले जिस सुनामी की चेतावनी दी थी, वो सुनामी से कम भी नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक टीएमसी के नेता बागी हुए जा रहे हैं। इस लिस्ट में अब पश्चिम बंगाल के बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय भी शामिल हो गई हैं। अगर आप शताब्दी रॉय को नहीं पहचानते तो ममता बनर्जी की बोलपुर रैली की तस्वीरें एक बार फिर देख लीजिए। रोड शो में शताब्दी रॉय ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च कर रही थीं। बोलपुर के रोड शो में जब शताब्दी रॉय ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थीं,
तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वो भी दीदी के खिलाफ बगावत कर सकती हैं। दरअसल शताब्दी रॉय बीरभूम की सांसद हैं और बोलपुर इसी बीरभूम में। उस दिन एक सांसद के नाते राजनीतिक प्रोटोकॉल निभाते हुए शताब्दी रॉय ममता बनर्जी के साथ कदमताल कर रही थीं। जाहिर है शताब्दी रॉय अभी भी खुलकर नहीं कह रही हैं कि वो दीदी को छोड़कर बीजेपी के साथ कदम मिला सकती हैं। शताब्दी रॉय फैन क्लब नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किए गए एक पोस्ट में उनकी तरफ से लिखा गया, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं बीरभूम में पार्टी के कार्यक्रमों से गायब क्यों रहती हूँ। मैं इन कार्यक्रमों का हिस्सा कैसे बनूं जब मुझे इनके शेड्यूल को लेकर कोई जानकारी ही नहीं होती। मुझे लगता है कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं इन कार्यक्रमों में शामिल रहूं। मैं इससे काफी दुखी हूं। इसलिए मैं इस नए साल में एक ऐसा फैसला लेना चाहती हूं जो मुझे लोगों के साथ पूरी तरह जुड़ने में मदद करेगा। अगर मैं कोई फैसला लूंगी तो शनिवार दोपहर 2 बजे इस बारे में बताऊंगी। शताब्दी पहली बार साल 2009 में संसद पहुंची थी। उसके बाद वो 2014 और 2019 में भी चुनाव जीत चुकी हैं। जाहिर है उनका टीएमसी के साथ संघर्ष के दिनों का नाता है। हमने फोन पर बात की तो उनका दर्द छलक पड़ा। सबसे बड़ी बात है तृणमूली कर चुकी हूँ मैं, कोई दूसरा पार्टी से आया नहीं, कभी मैं पॉलिटिक्स किया नहीं, कभी मैं कोई पॉलिटिक्स में जुड़े नहीं थे। मैं सिर्फ तृणमूली किया है और जिस टाइम से मैं तृणमूल किया है तब बहुत लोग थे नहीं, मतलब दूसरा प्रोफेशन से, मेरा इंडस्ट्री से दूसरा बहुत सारे लोग थे नहीं। और उस टाइम तृणमूल का इतना ऐसे सिचुएशन भी नहीं था। मैं तृणमूल के साथ बुरे टाइम, अच्छे टाइम, बुरे टाइम सब टाइम में थी। ममता बनर्जी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। कभी उनके दाहिने हाथ रहे कोलकाता के पूर्व मेयर और शोभन चटर्जी की नज़दीकी बैशाखी बनर्जी ने भी ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक टाइम था तो ममता बनर्जी के लिए हम जान देने वाला था। उसका जो पुरस्कार है ना, जो कंस्पिरेसी पार्टी को लेके मेरा घर का अंदर इन्होंने उठाया, उसका जवाब देने के लिए पब्लिक है, पब्लिक रास्ता में उतर आया। आप अगर देखेंगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जनता के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर वो मूव करते हैं काला 7-8 गाड़ी एक साथ जाएगा। उनका एक जो हम लोग कहते हैं ना कि डिस्प्ले ऑफ पावर, हाँ, और उससे एक दहशत पैदा होता है कि लोगों के मन से ममता बनर्जी हुई थी पब्लिक से जोड़ के, और वो तोड़ने के वो रिश्ता पब्लिक से तोड़ दिया है। ये तो वो नेता हैं जो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी कई दूसरे टीएमसी लीडर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। टीएमसी जो पार्टी है, ऐसा कोई विचारधारा नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, और एक ही नेता है, उनकी इच्छा पर चलता है। एक पार्टी है, एक से एक नेता सत्ता में होते हुए पार्टी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी का अंतर लोकतंत्र नहीं है और इसीलिए लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। जो भी हो, अगर टीएमसी के नेता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होने लगेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होगा, खास तौर पर तब जबकि ये चुनाव का समय है। बंगाल की राजनीति में इस समय आप जो भगदड़ देख रहे हैं वो एक तरह से टीएमसी की ही देन है। कहा जा सकता है कि वहां इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हम कुछ उदाहरण दिखाते हैं जिससे ये बात और साफ हो जाएगी। वर्ष 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। इनमें से मानस भुइयां, अजय डेर, सौमित्र खान, हुमायूं कबीर और कृष्णेंदु नारायण चौधरी जैसे नेता शामिल। इसी तरह छाया दोलुई, आनंद देव अधिकारी, दशरथ तिर्की और सुनील मंडल जैसे नेता पिछले कुछ वर्षों में लेफ्ट को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। इनमें से सौमित्र खान, दशरथ तिर्की और सुनील मंडल ने तो टीएमसी भी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए। देखा जाए तो बंगाल की राजनीति में 60 के दशक के बाद दल बदल की परंपरा आमतौर पर नहीं देखी गई। टीएमसी के विरोधी, खासतौर पर कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते हैं कि सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने लालच देकर या झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया। अब ममता बनर्जी यही आरोप बीजेपी पर लगाती हैं। आरोप कितने सही हैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बंगाल में राजनीतिक इतिहास का पहिया उल्टा दौड़ पड़ा। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियों का लिया जायजा। कहा कल है बड़ा दिन, कोविड के अंत की शुरुआत। विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 5 घंटे चली बातचीत एक बार फिर रही बेनतीजा। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी अगली मीटिंग। दिल्ली में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड्स, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बंगाल की रणनीति पर बैठक, विजयवर्गीय, दिलीप घोष रहे मौजूद। चुनाव को लेकर तैयार किया गया रोडमैप। और अब देखते हैं जो है सो है। जो लोग जोखिम नहीं लेते उन्हें नहीं पता कि वो कितना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। मेरे एक मित्र ने जब ये मुझसे कहा तो मैं चौंका, उसके कहे को सोचा और फिर बोला क्यों? जो जोखिम ले ही नहीं रहा वो काहे का जोखिम ले रहा है? उसने कहा चाहे जिंदगी के जिस पहलू को देख लो, अगर जोखिम लेने से डरे तो नाकामयाब रह जाने का घनघोर जोखिम होता है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जोखिम लेने में जो खतरे होते हैं, कामयाबी से पहले वो हावी हो गए तो कामयाबी मिलने से पहले काम हो जाएगा। उसने कहा हाँ, लेकिन ये खतरे पेश आए ये जरूरी नहीं होता, हो सकता है खतरे को पार करते हुए तुम कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाओ। मैंने कहा लेकिन ऐसे काम भी तो हैं जिसमें जोखिम नहीं होता। उसने कहा बिना जोखिम के कोई भी काम का नहीं होता। मैंने कहा काम ना करना भी तो एक तरह का काम ही होता है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे समझाने का बिल्कुल जोखिम नहीं लिया और मैं कामयाब हो गया। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।